हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ज्ञान अभियान जूनियर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम। ये क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। तो आवर एम, हमारा एम क्या है? पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जो कि आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। 6-7 से आप 5th 6-7 से आप पढ़ते आ रहे हो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड ये तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। सेकंड है हमारा कोल एंड इट्स स्टोरी। ये आपका मेन चीज है, जिससे कि इस चैप्टर का जो एकदम बिल्कुल जो मेन है पार्ट, वो यही है, कोल एंड इट्स स्टोरी। तो कोल के बारे में, हम जो कोयला कहते हैं हिंदी में, कोल कोयला, उसके बारे में हम जानेंगे। इसकी स्टोरी जानेंगे कि ये बना कैसे था, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। थर्ड हम देखेंगे यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल। जो कोल है, जो कोयला है, उससे उसको प्रोसेस करके और कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। उसके बारे में हम देखेंगे वो कौन कौन से यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। फिर हम देखेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोल और पेट्रोलियम मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, पेट्रोल और पेट्रोलियम। वो हम देखेंगे कि पेट्रोल के बारे में देखेंगे, और फिर उससे उसकी रिफाइनिंग के ऊपर हम देखेंगे कि उससे फिर क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं पेट्रोलियम से। फिर हम देखेंगे नेचुरल गैस के बारे में। और लास्ट जो है हमारा टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स। कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स पे आके हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एनसीईआरटी की बैक पेज एक्सरसाइज को करेंगे, जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस ये क्या होता है, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। जो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है उसके कारण से, ह्यूमन के यूज करने के कारण से, ये एक दिन आएगा जिस दिन ये सारी खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, ये नेचर में जो है अनलिमिटेड प्रेजेंट है, अनलिमिटेड, ये कभी भी खत्म ही नहीं हो सकती। जैसे कि सनलाइट, जैसे कि एयर। जैसे सनलाइट है, वो ह्यूमन के यूज करने से खत्म थोड़ी हो जाएगी। सनलाइट जो 300 साल पहले जितनी सनलाइट आ रही थी, अभी भी उतनी सनलाइट आ रही है, तो वो खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जैसे कि पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट देखो 100 ईयर्स पहले कितने फॉरेस्ट होते थे और अब कितने फॉरेस्ट हैं। तो धीरे धीरे फॉरेस्ट कट रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये सब क्या, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स वो हर चीज होती है जिसे कि हम यूज करके अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो उस हर चीज को रिसोर्स कहते हैं। मेरे लिए ये जो लैपटॉप है, ये एक तरह का रिसोर्स है। ये मेरे लिए जो ग्लासेस हैं, ये एक तरह के रिसोर्स हैं। वैसे ही ह्यूमंस के लिए, जैसे कि जो नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, फॉरेस्ट, सनलाइट, एयर, ये सब क्या है, रिसोर्स है। हम यूज करते हैं, इनसे हम बेनिफिट लेते हैं। तो ये सब कुछ रिसोर्स में आता है। फिर हम देखते हैं अभी फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स में देखने से पहले बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया कि एग्जॉस्टेबल रिसोर्स हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये सब जो है ना, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब फॉसिल फ्यूल है। इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि द फ्यूल्स विच आर फॉर्म्ड अ लॉन्ग टाइम अगो बाय डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द सॉइल आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो कि डेड प्लांट्स, जो प्लांट्स मर जाते हैं, मतलब जो प्लांट्स सूख जाते हैं, और एनिमल जो मर जाते हैं, वो जब सॉइल के अंदर, नेचुरल प्रोसेस से सॉइल के अंदर जब चले जाते हैं, और उसके बाद फिर वो सड़ते हैं, डीके होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, और उनसे जो फ्यूल्स बनती है वो फॉसिल फ्यूल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये तीनों जो है फॉसिल फ्यूल्स है। ये जो है ना डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स वाला जो ये पार्ट है, ये आपको अभी स्टोरी ऑफ कोल में बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अभी बस ये बात समझ लो कि फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन लिख लो कि ये सब फॉसिल फ्यूल होते हैं, और जो भी फ्यूल डेड प्लांट से और एनिमल से बनते हैं, उन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कोल। जो हमारा पहला फॉसिल फ्यूल है वो है कोल। तो कोल इज ए कंबस्टेबल फॉसिल फ्यूल विच इज हार्ड, ब्लैक एंड सॉलिड इन कलर। तो मेजोरिटी ऑफ बच्चों ने कोल कोयला तो देखा ही होगा कभी ना कभी। तो जो कोल कोयला होता है वो एक तरह का फॉसिल फ्यूल होता है, और ये कंबस्टेबल होता है, मतलब कि हम इसे जला सकते हैं, है ना। इसमें आग लग जाती है, इसे हम जला सकते हैं, और उसके बाद ये हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये हार्ड होता है, ब्लैक होता है, और सॉलिड होता है, कठोर होता है ये इन फिजिकल अपीयरेंस। इट हैज अप्रोक्सीमेट 85% ऑफ कार्बन बाय मास। मतलब इसका जो पूरा वेट होता है, उसका जो 85% होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है। और भी चीजें होती हैं, जैसे इसमें हाइड्रोजन भी होता है, तो वो अलग टॉपिक है। आपको बस इतना याद रखना है कि
जो कोल है उसमें जो 85% ऑफ मास होता है वो कार्बन होता है। कोल समझ गए, मतलब कोल पता है क्या होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं यूजेस कि कोल के क्या क्या यूजेस होते हैं। ये स्कूल आपसे पूछ सकता है कि यूजेस ऑफ कोल। तो कोल के क्या यूजेस हैं। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्यूल यूज टू कुक फूड। ये जो है ना बहुत समय पहले से खाना बनाने के पर्पज से यूज किया जा रहा है। पहले जो एलपीजी गैस होते हैं, मतलब जो गैस होता है वो पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ कोयला और लकड़ी होता था। तो कोल जो है वो एक तरह का फ्यूल है जिससे कि ओल्डन टाइम्स में खाना पकाया जाता था। और फिर सेकेंड है इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। तो पहले के जो इंजन होते थे, रेलवे के जो इंजन होते थे ब्रिटिश टाइम में भी, तो वो सारे स्टीम इंजन होते थे। उन स्टीम इंजन में धुआं उठता था, है ना। आपने देखा होगा मूवीज में, पुरानी मूवीज में, कि जो रेल चलती है उसके ना ऊपर एक चिमनी लगा होता है और उससे धुआं निकलता है। वो धुआं किसका होता है। तो इंजन को चलाने के लिए कोल को जलाया जाता है, कोल को गर्म किया जाता है और उससे जो धुआं निकलता है तो वो बाहर चिमनी से निकलता है। तो रेलवे इंजन में भी कोल का यूज किया जाता है, थर्ड किया जाता था। और थर्ड है हमारा इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे घरों में जो बिजली आती है वो बिजली प्रोड्यूस करने के लिए जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहां पे भी कोल को जलाया जाता है और उससे स्टीम प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद फिर उससे बिजली बनाई जाती है। तो वो तो थर्मल पावर प्लांट का फंक्शनिंग है कि वो कैसे फंक्शन करता है। हमें ये देखना है कि कोल कहाँ कहाँ यूज होता है। थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, रेलवे इंजन में यूज होता है और ओल्डन टाइम्स में खाना बनाने के लिए यूज होता था। फोर्थ है हमारा इट इज यूज्ड, अच्छा फिफ्थ है हमारा कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कोल एक फ्यूल की तरह भी और कई इंडस्ट्रीज में यूज होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जो एल्यूमिनियम, जो मेटल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है, वो वहाँ पे जो कोल है वो एक तरह से फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि कोल के क्या क्या यूजेस हैं। अब जो है हमारा मेन टॉपिक आया है जो है स्टोरी ऑफ कोल। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोल कैसे बना। तो पहले मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि कोल कैसे बना, उसके बाद फिर हम इसके पॉइंट्स देखेंगे। तो ये जो स्टोरी है ये शुरू होती है करीब 300 मिलियन ईयर्स पहले। 300 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ में बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा घने जंगल हुआ करते थे और बहुत सारे जो थे एनिमल्स हुआ करते थे। तो उस टाइम पे कई सारे जो नेचुरल प्रोसेस थे जैसे कि सुनामी, फ्लड, तो इन सब के कारण क्या होता था कि जो घने जंगल हैं उसमें जो पेड़ होते थे वो गिर जाते थे ना, पेड़ गिर जाते थे टूट के। उस समय जो थंडर स्टॉर्म आते थे या जो स्टॉर्म्स आते थे, आंधियां आती थी, वो सब बहुत बहुत तेज आते थे अभी के मुकाबले। अभी देखो जैसे इतनी सारी बिल्डिंग बन गई है तो जो एयर का जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन पहले इतना नहीं था। पहले मेजोरिटी ऑफ इलाके में सिर्फ मेजोरिटी क्या पूरे इलाके में सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट हुआ करते थे। तो उस टाइम पे कई सारे ऐसे फ्लड्स हुए, कई सारे सुनामीज आए जिसके कारण से वो सब जो थे पेड़ वो धीरे धीरे नष्ट होने लगे, वो सारे धीरे धीरे गिरने लगे। और जमीन में जब गिर जाते थे तो वो जमीन के ना नीचे जाके डिपॉजिट होने लगे। और डिपॉजिट जैसे कि जमीन पे डिपॉजिट हुए तो ऊपर से काफी सारी सॉइल जो है वो उनके ऊपर डिपॉजिट होने लगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे अगर कोई प्लांट है, जैसे कि यहाँ पे अगर प्लांट्स का डिपोजिशन हो गया तो उसके ऊपर काफी सारी मिट्टी जो थी वो डिप्लॉय हो जाती थी। और यही जो ऊपर से मिट्टी जो भर जाती थी उस कारण से अंदर काफी ज्यादा हाई प्रेशर होता था और काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर होता था और कोई वहां पे एयर भी नहीं होती थी। तो उस कारण से धीरे धीरे वो सब क्या हुए, ट्रांसफॉर्म हुए और ट्रांसफॉर्म होके उन्होंने कोल का रूप ले लिया। तो वही देखते हैं। अब हम पॉइंट्स में देखते हैं, मैंने आपको हिंदी में एनिमेशन के द्वारा समझा दिया। तो अब हम पॉइंट्स में देखते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो देयर वर लार्ज स्प्रेड डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। सेकेंड, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लड एंड सुनामी द फॉरेस्ट गॉट बरीड डीप इनसाइड द सॉइल। यही मैंने आपको बताया, जो फॉरेस्ट थे वो सॉइल के काफी अंदर बरी हो गए थे। थर्ड, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डेड प्लांट्स स्लोली गेट कन्वर्टेड इनटू कोल। हाई प्रेशर है ना, हाई प्रेशर मतलब दबाव। तो ऊपर से जब मिट्टी वहां पे डिपॉजिट हो रही है तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होएगा। और वही तो प्रेशर और टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जो डेड प्लांट्स थे और एनिमल्स थे वो धीरे धीरे क्या करने लगे, वो कन्वर्ट होने लगे किस में,
कोयले में कन्वर्ट होने लगे। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, जैसे कि कोल में 85% ऑफ मास कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, जो ये स्लो प्रोसेस है, 300 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये सब हुआ है, अब कोल बना है। तो ये जो स्लो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये कई बार पूछा जाता है कि कार्बोनाइजेशन क्या होता है। तो कार्बोनाइजेशन क्या है? एक स्लो प्रोसेस है जिसमें डेड वेजिटेशन जो है वो कोल में बदल गई अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ऐसे हुआ था जो हमारा कोल का फॉर्मेशन। फिफ्थ हमारे, इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। कोल इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल, जैसे कि ये वेजिटेशन से बना, मतलब डेंस फॉरेस्ट और डेड एनिमल से बना, तो कोल का एक फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। तो हमारा स्टोरी ऑफ कोल भी खत्म हो चुका है कि कोल कैसे बना, है ना। ये आप समझ चुके हैं कि कोल कैसे बना। अब देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ कोल। कोल तो बन गया, हमने कोल को निकाल भी लिया, उस कोल की माइनिंग कर ली, उसको निकाल लिया। अब कोल को क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस क्यों करेंगे? क्योंकि जो कोल को यूजफुल प्रोडक्ट्स उसमें से निकलते हैं। जैसे कि कोल इज प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ये जो तीन जो मेजर यहाँ पे प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं, कोक, कोल तार और कोल, तो ये सब जो है कोल की प्रोसेसिंग, जो जमीन में से जो कोल निकला, लैंड में से जो कोल निकला, उसको जब इंडस्ट्रीज में प्रोसेस किए तो मेनली ये तीन यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। तो पहला जो है हमारा कोक, वो कोक देखते हैं। इट इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये टफ, पोरस और एक ब्लैक सब्सटेंस होता है, होता है। ये भी क्वेश्चन में आता है कि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, कि इसके बारे में बताइए। तो ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। और कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कोल है वो कई सारे इंडस्ट्रीज में फ्यूल के कारण, फ्यूल के रूप में यूज होता है, जैसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। वैसे ही यहाँ पे बताया हुआ है जो कोक है वो स्टील के मैन्युफैक्चर में और कई सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में, उनके ओर, उसमें भी कोक को यूज किया जाता है। अब है हमारा जो, देखो यहाँ पे हमने देखा था कोक है, कोल तार है और कोल गैस है। तो कोक हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कोल तार। कोल तार क्या होता है? इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड। ये क्या था? एक सॉलिड सब्सटेंस था, टफ सॉलिड सब्सटेंस था। जो कोल तार होता है ये एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है जिसका अनप्लीजेंट सा स्मेल होता है। Products from coal tar are used in manufacturing of synthetic dyes, drugs, explosives, plastic, paints। इतने सारे एग्जाम्पल जरूरी नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल याद रख लेना। जो कोल तार होता है वो सिंथेटिक डाइज, जो सिंथेटिक कलर्स होते हैं, जो कई सारी जो ऐसे ड्रग्स होते हैं, एक्सप्लोसिव जो बॉम्ब्स होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, उन सब के जो मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है। एक सरप्राइजिंग बात यह भी है, जो नेफ्थलीन बॉल्स, जो कि नॉर्मली वाइट होते हैं कलर में, वो भी कोल तार से बनते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स वो बॉल्स होते हैं जो कि घरों में यूज किया जाता है, जो पेस्ट होते हैं जैसे कि कॉकरोच है और ये सबको तो हमने दो डिस्कस कर लिया, हमने कोक डिस्कस कर लिया और कोल तार डिस्कस कर लिया। अब थर्ड हमारा कोल गैस। तो कोल गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोल गैस। अच्छा, जो कोल गैस है वो कोल की प्रोसेसिंग जब करते हैं तो उसी बीच जो गैस निकलती है वो कोल गैस होती है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज। तो ज्यादातर जो चीजें हैं वो सब फ्यूल की तरह यूज होती हैं। जो हमारा जो कोक था ये भी एक तरह से फ्यूल की तरह यूज होता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। और जो हमारा कोल तार है ये एक तरह से फ्यूल की तरह यूज नहीं होता, ये एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में यूज होता है। लेकिन जो कोल गैस है ये भी एक तरह से फ्यूल की तरह यूज होता है। अब जो है हमारा, हमने वो बना, उसके यूजेस हमने देख लिए, उससे बने हुए प्रोडक्ट्स हमने देख लिए। अब है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल। जो आप क्रूड ऑयल कभी कभी सुनते हो वो क्या होता है? क्रूड ऑयल पेट्रोलियम होता है। इट्स ऑल्सो फॉसिल फ्यूल। मतलब अगर, अच्छा अब फॉसिल फ्यूल इसने बोला, इसका मतलब क्या है? ये भी एक तरह की किसी वेजिटेशन से बना है, मतलब किसी डेड प्लांट या किसी डेड एनिमल से बना हो। इट इज फाउंड अंडर द रॉक्स। ये रॉक्स के अंदर मिलता है। It is a mixture of various constituents such as petroleum gas,
पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स। तो जो पेट्रोलियम होता है ये क्या होता है, एक तरह का मिक्सचर होता है ना, एक तरह का मिक्सचर है जिसमें कि आपका पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, ये सब जो है एक तरह से सबको मिक्स किया हुआ होता है ना, जो नेचर में हमें मिलता है वो मिक्स मिलता है। और उसके बाद हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं। मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर रिफाइंड फ्रॉम पेट्रोलियम लाइक पेट्रोल एंड डीजल। तो पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग करते हैं तब हमें पेट्रोल अलग मिलता है, डीजल अलग मिलता है, पैराफिन वैक्स अलग मिलता है, ऑयल अलग मिलता है। तो पेट्रोलियम क्या एक तरह का मिक्सचर है जिसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, और ये रॉक्स के अंदर मिलता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, these days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads। तो आजकल जो है, आजकल जैसे कि अब जो है टाइम, उसमें बिटुमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि कोल तार को रिप्लेस कर रहा है धीरे धीरे। तो कोल तार जो पहले जो रोड्स बनाई जाती थी, जो पक्की सड़कें जो बनाई जाती थी, उसमें क्या यूज किया जाता था, जैसे ब्लैक थिक लिक्विड जो ये है जिसे कोल तार कहते हैं, ये यूज किया जाता था। लेकिन अब जो है बिटुमेन का यूज किया जाता है जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की स्टोरी देख लेते हैं कि पेट्रोलियम का कैसे जन्म हुआ। तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सी। तो जो पेट्रोलियम है ये सी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते थे उससे डेवलप हुआ। एज दीज एनिमल्स died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay। जैसे जैसे ये ऑर्गेनिजम्स मरते गए और मरे तो उनकी जो बॉडीज थी वो धीरे धीरे नीचे सी का जो बेड होता है, जो सी बेड होता है जहाँ पे एक लैंड होती है, वहां पे जाके ये बैठने लगे। और जैसे कि कोई चीज उसके नीचे बैठ गई, उस सी बेड के ऊपर आ गई, तो वो कई सारे लेयर्स के सैंड और क्ले से वो ढक जाता है। और उसके बाद वो ढकने के बाद फिर उसके ऊपर हाई प्रेशर लगा और हाई टेम्परेचर लगा। उस कारण से कई मिलियन ईयर बाद, ये भी ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर, हवा भी नहीं है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, दे गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो उसी के कारण जो पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस में ये दोनों ये चीजें कन्वर्ट हो गई। तो इसीलिए जो है जो पेट्रोलियम वो भी एक तरह के ऑर्गेनिज्म से बना है, तो डेड ऑर्गेनिज्म से बना है, तो इसीलिए इसे भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम की हमने स्टोरी देख ली। अब देखते हैं प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेट्रोलियम। जैसे कि हमने कोल का देखा था, सेम टू सेम वैसे हम पेट्रोलियम का देख रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। तो जो वेरियस जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पेट्रोलियम में, उनको जब हम अलग अलग करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं जिसमें कि ये काम किया जाता है। तो इससे हमें क्या क्या मिलता है, जैसे कि हमें कोल से क्या मिलता था, कोल गैस मिल रही थी, कोल तार मिल रहा था, कोक मिल रहा था। वैसे पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है, पहला जो हमें मिलता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। इसका यूज किया है फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। सेकेंड है हमारा पेट्रोल। तो पेट्रोल में इट इज अ मोटर फ्यूल, जो व्हीकल्स होती है उसमें एक तरह से फ्यूल के लिए यूज होता है। एविएशन फ्यूल, जो प्लेन्स, जो एयरप्लेन्स होती हैं उनमें भी पेट्रोल का यूज किया जाता है। थर्ड है हमारा सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, जो ड्राई क्लीनिंग होता है उसमें भी पेट्रोल का यूज किया जाता है। तो यूजेस आपको याद रखना है कि क्या क्या यूज होता है। थर्ड है हमारा केरोसिन, इट इज अ फ्यूल फॉर स्टोव। पहले जो होते थे केरोसिन लैम्प्स होते थे, और जो स्टोव्स होते थे, जो छोटे छोटे जो चूल्हे होते थे जिनके ऊपर खाना बनता था, वो किससे चलते थे, केरोसिन से चलते थे। केरोसिन क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जिसे कि पेट्रोलियम को जब रिफाइन किया तो हमें केरोसिन मिला। और किस में यूज होता था, जेट एयरक्राफ्ट में यूज होता है। और फिर फोर्थ है हमारा डीजल। डीजल किस में, हैवी मोटर व्हीकल, जैसे कि जो ट्रक्स होते हैं उनमें पेट्रोल नहीं डलता, उनमें डीजल डलता है। और जो जनरेटर्स होते हैं उनमें क्या होता है, डीजल डलता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं उनमें भी डीजल डलता है। फिफ्थ हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये लुब्रिकेशन में यूज होता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो साइकिल होता है उसमें हम ऑयल डालते हैं, वो एक तरह का क्या होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है। जो पैराफिन वैक्स होता है, जो आपका वैसेलिन होता है, जो होठों पे लगाया जाता है वैसेलिन, उसमें वो क्या होता है, एक तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। उसके बॉक्स पे भी देखोगे तो लिखा होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो वो क्या एक तरह का वैक्स है, वो कैंडल्स में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये पैराफिन वैक्स मिलता है हमें। सेवेंथ है बिटुमेन, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रोड्स के
मेटलिंग द रोड्स में यूज होता है, और क्या होता है, पेंट्स में यूज होता है, जो पेंट होता है घर पे उसमें भी यूज होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आपको ये सब याद होना चाहिए कि क्या क्या हमें पेट्रोलियम से मिलता है और क्या क्या यूजेज हैं। ये 7 of 7 सारे। पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, जो कि पेट्रोलियम से हमें केमिकल्स मिल रहे हैं। पेट्रोकेमिकल्स आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक एक्सेट्रा, जो कि सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स मैंने आपको बताया था। पेट्रोकेमिकल्स मैंने आपको वहां पे डिस्कस किया था। पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक, वही बात लिखी हुई है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस एंड इज यूज एज प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। जो हाइड्रोजन गैस जो हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होता है नेचुरल गैस से, वो जो फर्टिलाइजर यूज होते हैं उसके प्रोडक्शन में यूज होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, तो देखो यार पेट्रोलियम से कितनी सारी चीजें बन रही हैं, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, कितनी सारी चीजें बन रही है। तो इसका क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, काफी ज्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। तो इसी के कारण इसे क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहते हैं इसे। किसको, पेट्रोलियम को। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है और मैंने काफी बार देखा ये क्वेश्चन आता है। तो पेट्रोलियम हमारा हो गया। अब देखते हैं हम नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस हमने यहाँ देखा था कि जब पेट्रोल का फॉर्मेशन हो रहा था तब यहाँ पे नेचुरल गैस का भी फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पे। तो अब नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। तो एक साथ ही हो रहा था तो ये भी फॉसिल फ्यूल होगा, बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। तो ये बहुत अच्छा फ्यूल है, बहुत अच्छा फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी होता है। जो कोल होता है इसको ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जो हमारा पेट्रोलियम होता है इसको भी ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जो नेचुरल गैस है इसको ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि हम इसे पाइप्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंड हमारा नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो नेचुरल गैस है उसको काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है। मतलब एक छोटा सा कंटेनर है, उसमें काफ़ी सारी गैस अगर भर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, गैस दबने लगेगी। तो वही होता है। तो जब नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो वही जब नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में एक सिलेंडर में भर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हमने उसको बहुत ज्यादा भर दिया तो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। तो फिर क्या बन जाता है, वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको सीएनजी के नाम से ज्यादातर जाना जाता है। सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी जो है वो पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। ऑल्सो CNG is used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting। CNG से हमेशा सवाल आता है, हमेशा। ये तो मैं 100% गारंटी कह रहा हूँ, CNG से एक सवाल आना ही आना है। तो CNG जो है वो एक तरह से फ्यूल की तरह भी यूज होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है लेस पोल्यूटिंग है। जो पेट्रोल की गाड़ियाँ होती है, जो डीजल की गाड़ियाँ होती हैं, उनके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज डेट it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes। CNG का एक और एडवांटेज है कि इसे हम डायरेक्टली घर में यूज कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्टली पाइपलाइन लग गया, उसमें CNG गैस आ रही है, उसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और फैक्ट्रीज में भी ये डायरेक्टली यूज होता है। इसमें हमें कोई मतलब कुछ मिक्स नहीं करना पड़ता, कुछ रिफाइनरी में, सिंपल काम है इसका बिल्कुल। ठीक है। फिर और लास्ट पॉइंट है हमारे, इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन। ये स्टेट्स आपको याद रखने कि नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलता है। तो अगर एग्जामिनर चाहे कि वो मुश्किल पेपर बनाना चाहे तो वो यहीं से ऐसे पॉइंट से ही क्वेश्चन उठाते हैं। तो जैसे कि CNG से यहाँ वाले एरिया से तो एक सवाल आना ही आना है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आया तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कि कौन से स्टेट्स में मिलता है। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, आपको मिनिमम 2-3 स्टेट्स तो याद होने चाहिए। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो यहाँ पे जो है हमारा नेचुरल गैस मिलता है। लास्ट है हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिसोर्सेज। देखते हैं ये क्या कह रहा है। एज द फॉसिल फ्यूल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू रिप्लेनिश, इट इज इम्पोर्टेंट टू कंजर्व द फॉसिल फ्यूल फॉर फ्यूचर नीड्स। तो हमने देखा यार कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। कितने 300 मिलियन ईयर्स लग गए, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और एक बार लग गए तो अब इन्हें फिर से बनने में फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम इसे जल्दी जल्दी जुडिशियसली, मतलब जल्दी जल्दी यूज ना करें, इसे हम बचा के रखें, और जो हमारे फ्यूचर में नीड्स आएगी उसे हम उनके लिए कंजर्व करके रखें।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो जैसे कि जो कोल है उसमें 85% ऑफ कार्बन होता है, तो जब हम इसे जलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिससे कि क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। और यही जो है एयर पोल्यूशन होता है, ये एक तरह से ना ग्लोबल वार्मिंग से भी लिंक्ड है। तो ज़्यादा हम अगर फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करेंगे, ज़्यादा उन्हें जलाएंगे, तो उससे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगी और उससे फिर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, अब जो हो इसके जो हैं कंजर्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि ड्राइव एट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। बार बार जब हम कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो बार बार हम अपनी स्पीड ज़्यादा ऊपर नीचे ना करें, एक कांस्टेंट स्पीड से चलें और एक मॉडरेट स्पीड से चलें, है ना, 40-50 मॉडरेट स्पीड से चलें, जितना दूर तक हम चल सकते हैं। सेकेंड है हमारा स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। इंजन ऑन करके मत रखो, इंजन ज़्यादा जितनी देर ऑन रहेगा उतनी देर जो पेट्रोल है वो यूज़ होता रहेगा। तो जहाँ कहीं भी रुकना हो, वेट करना हो, तो वहाँ पे इंजन बंद कर लो। थर्ड, इंश्योर द करेक्ट टायर प्रेशर। जो टायर में जो प्रेशर होती है, जो हवा होती है, उसे करेक्ट मेंटेन करके रखो और जो व्हीकल है उसको रेगुलरली मेंटेन करके रखो। तो यही सारे स्टेप्स हैं जिससे कि हम इनको कंजर्व कर सकते हैं। अब लास्ट जो है हमारा टॉपिक चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं एनसीईआरटी की बैक पेज एक्सरसाइज। फर्स्ट वाला देखते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। तो इसमें आपको फॉसिल फ्यूल्स के 3 एग्जाम्पल लिखने हैं, वो तीनों एग्जाम्पल लिख देना है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये तीनों क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। बी है हमारा प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। यहाँ हमने डिस्कस किया था, देखो, हाँ, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड नोन एज रिफाइनिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिफाइनिंग। सी है हमारा लीस्ट पोल्यूटिंग व्हीकल फॉर फ्यूल फॉर व्हीकल इज। तो मैंने आपको बताया था जो सीएनजी है उससे काफ़ी बहुत अच्छे सवाल बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीएनजी। यहाँ पे लिखा है ऑल्सो सीएनजी इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सीएनजी। अब है हमारा ट्रू और फॉल्स। ये देखते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। फॉल्स, फॉसिल फ्यूल्स को क्या लेबोरेटरी में बना सकते हैं, नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। बी देखते हैं, सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग व्हीकल देन पेट्रोलियम। क्या सीएनजी मोर पोल्यूटिंग व्हीकल है पेट्रोलियम से, नहीं, हमने यहाँ पे देखा था कि ये लेस पोल्यूटिंग है, तो ये जगह फॉल्स। सी, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कोक में देखो, कोक में मैंने आपको बताया होगा, यहाँ पे लिखा इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। डी है हमारा कोल तार इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। तो यस, कोल तार जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर है। लास्ट है हमारा, ये ट्रू है। ये हमारा केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो केरोसिन क्या है, एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। क्यों, क्योंकि ये पेट्रोलियम से बना है, तो पेट्रोलियम तो खुद फॉसिल फ्यूल है, तो उसके जो हम रिफाइन करके निकाल रहे हैं वो भी तो एक तरह के फॉसिल फ्यूल ही होंगे। तो इसी के साथ जो है हमारा जो चैप्टर है वो हो चुका है एंड। और इसके साथ एक बार एनसीईआरटी जरूर से पढ़ लेना, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि चैप्टर खत्म हुआ, लेक्चर खत्म हुआ, आपने नोट्स बना लिए उसके, अब उसके बाद एक बार लेक्चर फिर से पढ़, वो एनसीईआरटी फिर से पढ़ लो। उससे कोई पॉइंट से छूट जाता है, छूटता तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट रह जाते हैं, तो वो सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। इसी के साथ जो एनसीईआरटी की जो और जो बैक पेज एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी कर लेना। कोई भी डाउट आए, प्रॉब्लम आए, कमेंट कर देना। और लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, जैसा भी लगा वो नीचे कमेंट डाउन कर देना, मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं चैप्टर 6 के लेक्चर में, जो कि हम होगा हमारा लेक्चर नंबर 6। तब तक के लिए बाय।